नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ग्रामीण परिवेश के अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। देखिए, मैंने तय किया है कि उन चैप्टर्स को पहले पढ़ लें जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं हैं, बजाय उसके कि जहां सैद्धांतिक पोर्शन है उसमें आप लोग पक भी जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी अत्यंत न्यून है। तो उन चैप्टर को जल्दी पढ़ लिया जाए या पहले पढ़ लिया जाए या बार बार पढ़ लिया जाए जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, उन्हीं को देखते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप अपना सिलेबस खोलिए, उसमें यूनिट दी गई है और यहां से प्रश्न कम से कम नहीं तो 3 से 4 प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे। ठीक, तो हम पहले अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कुछ शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अच्छा लाई क्यों गई। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। ठीक, तो इन सब टॉपिक को करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मेरा अनुमान है कि ये शायद मैं 2 लेक्चर में, हो सकता है 3 में समाप्त कर दूं। ठीक है, चलिए देखते हैं और बारीकी से करूंगा, तो इसलिए आप लोग भी बारीकी से नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, वैसे ही वो उतार लीजिए, एक उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन में फंसा दूंगा। चलिए देखिए, तो महत्वपूर्ण शब्दावली की यदि हम बात करें तो आपके जहन में 2-3 शब्दावलियां आती रहती हैं और लगातार एग्जाम में कंफ्यूज करती रहती है। एक है ग्राम, गांव क्या होता है। ठीक, एक होती है ग्राम सभा क्या होती है और एक होता है ग्राम पंचायत क्या होता है। तो इन तीनों की परिभाषाएं मैंने लिख दी है। चलिए देखिए, ग्राम क्या होता है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक, देखिए अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भाई पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकार ही इस पर कोई कानून बनाएगी। अगर राज्य सरकार कोई कानून बना रही है तो उस पर कौन अपनी मोहर लगाएगा या कौन दस्तखत करेगा। जैसे केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए तो उस पर मोहर या दस्तखत अंततः राष्ट्रपति की लगती है, तब जाके वो कानून माना जाता है। सॉरी, उसी प्रकार राज्य के स्तर पर यदि कोई कानून या कुछ भी किसी संस्था का गठन होता है, निर्माण होता है, तो उस पर अंततोगत्वा राज्यपाल का साइन होने के पश्चात ही उसे कानून माना जाता है। इसलिए यहां पर शब्द क्या है यूज हुआ है, राज्यपाल द्वारा। यानी कि यदि किसी ग्राम का या गांव का गठन करना है या किसी भौगोलिक क्षेत्र को गांव घोषित करना है तो उसकी पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास। हालांकि पूरा काम, जैसे कि कल हमने पढ़ा, हमने पिछले वीडियो में किया है राष्ट्रपति के चैप्टर में कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो देखिए, काम पूरा मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद ही करेंगे, लेकिन राज्यपाल के नाम से करेंगे। ठीक, तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी राज्यपाल के दस्तखत द्वारा यह तय कर दिया जाएगा कि इस गांव की बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक है। ठीक, उसके बाद देखिए ग्राम सभा क्या होती है। ठीक सॉरी, ग्राम पंचायत के गठन करने हेतु, ठीक, किसी एक गांव या एक से अधिक गांव के समूहों की मतदाताओं की सूची में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संस्था ही ग्राम सभा कहलाती। ठीक, इसमें कम से कम 200 लोग या उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं। कम से कम 200 होने चाहिए, तब उसे गांव बनाया जाए, ग्राम सभा बनाई जाएगी। अब देखिए 200 क्यों भाई, आप लोग सोच रहे होंगे यार हमारे यहाँ तो 800 या 900 वोट होती है तभी जाके वो ग्राम सभा बनती है। ठीक, 200 इसलिए कि भारत के बहुत से पहाड़ी जिले हैं, कुछ आदिवासी जिले हैं जहां पर इतनी आबादी नहीं रहती है और उसे ग्राम सभा बना दिया जाता है, इसलिए कम से कम 200 लोग होने चाहिए। अब आते हैं ग्राम सभा की तरफ। आप अपने आसपास देखिए, आपको ये चीजें सीखनी है ना, तो अपने जिंदगी से, अपने आसपास से जुड़िए, अपने आसपास अवलोकन कीजिए, तब जाके आप आसानी से चुटकी बजाते सीख जाएंगे। चलिए देखिए, आपके अगर आसपास की बात करें तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो जिनकी पंचायत में या जिनकी ग्राम सभा में 2 या 3, 4, 5 गांव लग रहे हो। ठीक, हमारे तरफ जैसे कोठी एक ग्राम पंचायत है, उसमें कई सारे गांव लगते हैं। ठीक, इस प्रकार से अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि ग्राम सभा में केवल एक गांव होगा, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। और
उस ग्राम सभा में कौन शामिल होगा, ये रट्टा मारेंगे, मतदाताओं की सूची में जिनका नाम है ना, मतदाताओं की सूची में वही मिलके ग्राम सभा का गठन करेंगे। यानी ग्राम सभा बराबर ग्राम, उस एक या एक से अधिक ग्राम, मतलब जिसको अधिसूचित किया गया होगा, एक या एक से अधिक ग्राम की मतदाताओं की सूची में शामिल लोगों की संख्या बराबर ग्राम सभा। ठीक, अब आते हैं ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ठीक, इस शब्द में देखिए क्या शब्द आ गया, पंच। ठीक, यानी कि सरपंच, पंच, पहले किसी ने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग चुन लिए जाते हैं, कुछ मुखिया वगैरह टाइप में लोग चुन लिए जाते हैं। अब वही है पंचायत। अब आइए देखिए, ग्राम सभा में निवास करने वाले मतदाताओं की सूची में शामिल व्यक्तियों के समूह द्वारा, यानी हम इतनी लाइन को, बच्चा इतनी लाइन को ग्राम सभा बोल सकते हैं कि नहीं, ग्राम सभा। ठीक, यानी ग्राम सभा द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई गांव के स्तर पर स्वायत्त संस्था या गांव के स्तर पे एक सरकार, ये कह सकते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम पंचायत को संविधान ने कुछ शक्तियां प्रोवाइड कर रखी है, संविधान ने उसे मान्यता दे रखी है। ठीक, समझ गए होंगे। यानी कि पहला तो हो गया गांव, राज्यपाल ने जो भौगोलिक क्षेत्र अधिसूचित कर दिया। दूसरा हो गया ग्राम सभा, जिसमें हो सकता है एक ही गांव हो या एक से अधिक गांव हो, परंतु ग्राम सभा बराबर उस गांव या एक से अधिक गांवों की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या ही ग्राम सभा है। ठीक, अब ग्राम पंचायत उस ग्राम सभा द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक संस्था, एक समिति को ही ग्राम पंचायत कहते हैं, जो कि गांव के स्तर पर विकास कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है और जिसे संविधान ने मान्यता दे रखी है। अब देखिए, इसे ग्राम स्तर पर कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। ठीक, हमारे पॉलिटी के चैप्टर में जाइए और पॉलिटी के वीडियो में, और वहां पर देखेंगे हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में किया है कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका जिसमें नेता आते हैं। तो एक ग्रामीण स्तर के नेता है, गांव के स्तर के नेता है प्रधान जी, और जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक, आप लोग जानते ही होंगे, चुनाव करवाते ही रहते हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। तो इसे ग्राम स्तर पर कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत क्या है कि गांव के स्तर पर नियुक्त की गई या लोग जनता द्वारा चुनी, जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मैंने 2 बार करा दिया, तीसरी बार नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे यार यही घोटे जा रहे हैं। चलिए चलते करते हैं, और इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे बाद में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ना करो। जब एक दिन फोन में स्पेस खत्म होता है पिक्चर के लिए, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट डिलीट होते हैं, समझ रहे हैं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद नोट्स बना लीजिए। अब हम देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या कारक रहे हैं, और इनसे लगातार प्रश्न पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है, क्योंकि यहां पर ये सैद्धांतिक पोर्शन है, फिर भी यहां से प्रश्न बन जाता है। ठीक, चलिए देखिए, और मैं पहले ही आपको आगाह कर देना चाहता हूं, यहां से जो भी प्रश्न बने ना, अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो आप टिक मार दीजिए। चलिए देखिए, प्राचीन ग्रामीण समाज के मूल्य थे कुछ, जिन्हें जो लगातार हमारे समाज में परिलक्षित होते रहे, इन्हीं को देखते हुए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अब प्राचीन ग्रामीण समाज के मूल्य क्या थे, याद कीजिए। मैंने पहली स्लाइड में बताया था, ग्राम शब्द की उत्पत्ति हमें कहां दिखाई पड़ती है, ऋग्वेद में दिखाई पड़ती है, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। याद आया कुछ, ग्रामणी होता था। और यही परंपरा धीरे धीरे आगे चलते हुए हमें मौर्य काल में भी दिखाई पड़ती है, और इसका सर्वाधिक विकसित स्वरूप हमें चोल कालीन स्थानीय सुशासन में दिखाई पड़ता है। हम इसे अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसके पश्चात देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात शासन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। यही प्रश्न बनाता है, यही प्रश्न है
कि पंचायती राज व्यवस्था शासन में क्या प्रदर्शित करता है? शासन का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सारी पावर एक पॉइंट पर, यानी कि जैसे ढेर सारी पावर है, ठीक, ये सब आके एक पॉइंट पर स्थापित हो जाए, इसे क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। ठीक, और यही पावर फिर दूर दूर चली जाए, दूर दूर भेज दी जाए, ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। ठीक, याद रखिएगा, याद क्या रखना है, इतिहास में हम आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के भारत में आगमन के पश्चात, यानी सन 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 की क्रांति तक अंग्रेजों का जो शासन था वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का था। वही 1857 के पश्चात अंग्रेजों को यह लगा कि यार भारतीयों को ना शासन में सहभागी बनाओ, ठीक, भारतीयों को भी शासन में सहभागी बनाओ, जिससे कि वो अपने आप को महसूस करे कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इस परिणाम स्वरूप भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक, यही था विकेंद्रीकरण। तो आप देखिए 1857 के पश्चात धीरे धीरे क्या होने लगा। मैंने 1909 का अधिनियम भी पढ़ा है आपको, मार्ले मिंटो सुधार, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर 1935 देखेंगे। 1935 के टाइम पर राज्यों में चुनाव होने लगे थे प्रत्यक्ष रूप से, आगे हम पढ़ेंगे ये पूरी की पूरी कहानी। तो इस प्रकार आप देखें तो वो क्या था? विकेंद्रीकरण था, यानी कि सहभागी लोगों को शासन में सहभागी बनाना, जिससे कोई विद्रोह न कर पाए। ठीक, तो अगर हम देखें तो भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो क्या हुआ? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भारत में बहुत ज्यादा थी, यानी कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर ऊपर की बात करें तो केंद्र सरकार में नेहरू जी जो चाहते थे वही पूरे भारत में होता था। ठीक, क्योंकि उस समय राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी, अन्य कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक, तो नेहरू जी जो चाहते थे वही होता रहता था। तो ऐसी दशा में अन्य लोगों की महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं दब के रह जाएंगी। ऐसी कंडीशन में समस्या पैदा हो जाएगी इस देश में। इसलिए प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात किया गया आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद राजस्थान के नागौर जिले में। इसे हम अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए भारत के लोग कहीं लोकतंत्र के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में, यानी एक ही जगह पावर अगर सीमित रहे तो ऐसे में विद्रोह न कर दे, या ऐसे में उनको अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी करने का मौका ना मिले, तो इसलिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसे हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शासन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, हालांकि भारत के लोग ऐसा करेंगे नहीं कि विद्रोह कर दे, लेकिन हो भी सकता है यार, विद्रोह काहे नहीं हो सकता है। आइए देखिए अगला, गांधीवादी दर्शन। ये हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, गांधीवादी दर्शन, अनुच्छेद 40। ठीक, अभी जब संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे ना तो वहां पर सब पढ़ेंगे। अभी केवल सैद्धांतिक पोर्शन कर रहे हैं, ऐतिहासिक पोर्शन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं। गांधीवादी दर्शन क्या है? गांधी जी कहते थे यदि देश का विकास करना है तो आपको गांवों का विकास करना होगा, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी, उस समय तो 90% से ज्यादा आबादी केवल गांवों में रहती थी। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो लगभग 70% आबादी गांव में रह रही है। तो गांधी का कहना था यदि आपको देश का विकास करना है तो गांव का विकास कीजिए, और गांव में चूंकि बड़े बड़े उद्योग एवं कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए ग्राम उद्योगों की स्थापना कीजिए, यानी छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, खादी को बढ़ावा दीजिए। इसीलिए तो गांधी जी किसके पक्ष में थे? गांधी जी थे छोटे छोटे उद्योगों के पक्ष में। वहीं नेहरू जी किसके पक्ष में थे? बड़े उद्योगों के पक्ष में थे। ठीक, और ये सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य मतभेद का प्रमुख कारण भी यही था कि जहां गांधी जी चाह रहे थे कि छोटे उद्योगों की स्थापना, ग्राम उद्योग की स्थापना की जाए, वहीं सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि यदि हमें विश्व के साथ कंपटीशन करना है तो हमें बड़े उद्योगों को लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ढेर सारे मतभेद हम पढ़ेंगे, तो देखिए इतिहास के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। ठीक, देखिए गांधीवादी दर्शन क्या है? वही चीज की भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांवों का विकास किया जाए। तो इसी दर्शन को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, और उसमें लिखा गया ग्राम पंचायतों का संगठन।
और उसी के तहत बाद में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सृजन हुआ। हम सब पढ़ेंगे किस अधिनियम के तहत कब कब हुआ। चलिए अगला देखिए, जनता को लोकतंत्र में अधिकाधिक सहभागी बनाना। जैसे अब वर्तमान में हर व्यक्ति को या जनता को 5 साल में 3 बार वोट देने का मौका मिलता है। एक बार केंद्र सरकार में सांसदों को वोट देते हैं, एक बार विधायकों को वोट देते हैं और एक बार प्रधानी का वोट देते हैं। और आपको पता है कि सांसदिक वोट और विधायकी वोट दिए या ना दिए, प्रधानी वोट पकड़ के देवा जाता है। ठीक, तो प्रधानी वोट में परसेंटाइल सबसे ज्यादा होता है वोटिंग का। तो देखिए, जनता को लोकतंत्र में अधिकाधिक सहभागी बनाना। हम लोग निबंध जब लिखते हैं तो उसमें ये भी लिखते हैं, भारत में लोकतंत्र एक केवल संस्था नहीं अपितु उत्सव है। जब भी चुनाव आता है मजा आ जाता है एकदम। और का हाल दादा, बैठ है मियां बढ़िया बतला रहे हैं, है ना, राजनीति हो ही रही है। चलिए देखिए, तो जनता अधिक से अधिक लोकतंत्र का सहभागी बने, अधिक से अधिक लोकतंत्र के प्रति जागरूक हो और अधिक से अधिक उन्हें लोकतंत्र का लाभ मिल सके, इसलिए भी शासन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। आगे देखिए, सार्वजनिक सेवाओं को तृणमूल स्तर तक बिना लीकेज पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। होता क्या था, 1990 आपके राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में बाकायदा खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया था कि यहां से मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गांवों तक या अंतिम व्यक्ति तक 10 पैसा पहुंचता है, यानी 90% लीकेज था। ऐसे में क्यों ना यदि कोई योजना बनाई जाए, कोई सेवा बनाई जाए तो वो गांव तक पूरी की पूरी पहुंच जाए। और ये गांव तक पूरी की पूरी पहुंचने में सबसे प्रमुख रोड़ा क्या था, बीच की नौकरशाही, बीच की नेतागिरी। उसको बाईपास करने के लिए क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई और कहा गया पंचायतों को डायरेक्ट कुछ अधिकार दे दिए जाए, जिससे कि वर्तमान में भी यदि आप देखें तो लीकेज है, योजनाओं में लीकेज है, पर्याप्त लीकेज है, परंतु कहीं ना कहीं वह लीकेज लगातार या तो कम हो रहा है या तो रुपया में 30-40% का लीकेज हो रहा होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 30-40%। ठीक, आइए देखिए, ये पॉइंट मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, ये पॉइंट है आपके सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की। ठीक, उसकी 4थी रिपोर्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आगे आइए, अगर सार्वजनिक सेवाओं को तृणमूल स्तर तक पहुंचा दिया जाए तो क्या सिद्ध हो जाएगा, समावेशी विकास सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समावेशी विकास सिद्ध हो जाएगा। और यही आपकी 12वीं व 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, समावेशी एवं तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। यही लक्ष्य था आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना का। तो समावेशी विकास भी पंचायती राज व्यवस्था के गठन की आवश्यकता का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, आगे देखिए, शासन में सहभागिता, पारदर्शिता कर चुके, सहभागिता पारदर्शिता मतलब बिना लीकेज। ठीक, वह जवाबदेही मतलब कि अगर कोई चीज नहीं पहुंची तृणमूल स्तर तक तो संबंधित अधिकारी या संबंधित नेता की जवाबदेही तय होगी। ठीक, ये क्या है, शासन में सहभागिता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना। यही कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो कि भारत में या भारत की सरकार को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन करने हेतु मजबूर किए। ठीक, चलते हैं अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ। तो यहां पर देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पुस्तकों में तो कई जगह लिखा हुआ है कि मौर्य काल से हमें ग्राम पंचायतों के स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है, लेकिन हम अगर डीप में देखें, ध्यान से देखें तो हमें ऋग्वेद में ही ग्राम नामक एक संस्था दिखाई पड़ती है जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। ठीक, ऋग्वेद में मुखिया, ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था, जो कि अपने राजा को जो टैक्स देता था वो भी क्या था, स्वायत्त टैक्स देता था। उस टैक्स का नाम क्या था, टैक्स का नाम क्या था या कर का जो नाम था उसे बलि कहते थे। ठीक, जो बलि देता था वो स्वेच्छा से देता था, कोई अनिवार्य नहीं थी और जितनी मर्जी होती थी उतनी देता था। ठीक, तो इस प्रकार हम देखें तो वहां पर भी ग्राम नामक संस्था स्वायत्त थी, स्वच्छंद थी। इसलिए हम क्या करेंगे कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व ऋग्वैदिक काल से ही हमें दिखाई पड़ता है, जिसका समय काल 1500 से लेकर 1000 BC माना जाता है। ठीक, आगे आइए, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन।
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी तक कोई हमने देखा है यूट्यूब पर अभी तक किसी ने ये पढ़ाया नहीं है। आप स्पेशल चोलकालीन स्थानीय स्वशासन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत चोलकालीन स्थानीय स्वशासन नहीं पढ़ाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वामपंथी लेखक रहे हैं हमारे देश में, इतिहासकार, उन्होंने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया है, जिसके तहत उन्होंने क्या लिखा कि अंग्रेज आए ना उसके बाद हमको अकल आई कि स्थानीय स्वशासन कैसा होता है। यदि आप देखें तो विश्व में सबसे पहला गणतंत्र कहां मिलता है? भारत में 16 महाजनपद। 16 महाजनपद होते हैं कि नहीं? 6ठी शताब्दी बीसी पूर्व, यानी इस विश्व में जब लोग शासन करना नहीं जानते थे तब हमारे गणतंत्र होता था, मल्लगढ़ राज्य वगैरह, याद है कि नहीं आपको? चलिए देखिए, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और जैसा कि वर्तमान में दक्षिणपंथी सरकारें हैं, इस पर ज्यादा फोकस करेंगी इस चीज को पूछने में। ठीक, आगे आइए। जो फैक्ट है, 1864 में भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा, एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई। वहीं 1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की। यह अलग से प्रश्न है कि किस वायसराय ने सर्वप्रथम पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की? तो क्या करेंगे? लॉर्ड मेयो ने दी। ठीक, इसी के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना होती है, याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना होती है 1871 में। अगला देखिए, 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पूरे देश में तालुका बोर्ड व जिला बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत में पंचायती राज संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता भी माना जाता है। अब अगला देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया, राज्य का विषय घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज भी वर्तमान, हमने कहा हम जब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर करेंगे कि भारत के संविधान में अधिकांश चीजें हमने सीधे सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठा ली, जिनमें से एक चीज ये भी थी कि उसमें राज्य सूची का विषय बनाया गया था, किसे? स्थानीय स्वशासन को। और यहां पर भी वर्तमान में भी स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो ये हो गई आपकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता के बाद वाली पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाने से पहले हम थोड़ा सा चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यह भारत के स्थानीय प्रशासन का स्वर्णकाल था और इसकी चर्चा विभिन्न किताबों में, एनसीईआरटी में खासकर की गई है, परंतु उतनी नहीं की गई है जितनी करनी चाहिए थी। ठीक, दक्षिण भारत के इतिहास, उसके कल्चर को उतना प्रदर्शित नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। इसलिए हम इसे पढ़ लेते, क्योंकि यहां से भी 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावनाएं है। हो सकता है एक प्रश्न पूछ ही ले, क्योंकि ये भारत के स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल है। चलिए देखिए, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन, इसमें मैंने केवल मुख्य पॉइंट रखे हैं, ऐसे पॉइंट रखे हैं जो कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। उनकी सभ्यता, उनके कल्चर, उनके युद्ध, उनके राजा इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। फिर भी बेसिक जानकारी के लिए जान लीजिए कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन यानी चोल वंश का या चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय को माना जाता है, जो कि पल्लव शासकों का सामंत था। ठीक, बाद में इसने पल्लवों से विरोध करते हुए शासन प्रशासन किया। चोल मतलब नीचे की तरफ का इलाका है, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक का हिस्सा चोल में आता है। ठीक, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा आता है। चलिए देखिए, उनका राज्य प्रतीक था बाघ और उनकी राजधानी पहले उरैयूर थी। जब विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की तो उसकी राजधानी उरैयूर थी। बाद में तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम हो गई थी। गंगईकोंड चोलपुरम कब हुई थी? देखिए, इनके में एक शासक हुआ इनके वंश में, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। ठीक, बहुत ही पावरफुल राजा थे। आप ये समझ लीजिए दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त हैं। ठीक, बहुत ही पावरफुल राजा थे। इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी अधिकार किया था। इसके साथ ही
समुद्रगुप्त द्वारा अनुसरण किए गए दक्षिणा पथ का अनुसरण करते हुए, सॉरी, समुद्रगुप्त द्वारा अपनाए गए दक्षिणा पथ का अनुसरण करते हुए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल तक का अपना साम्राज्य फैलाया था। और चूंकि बंगाल में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख लिया था गंगईकोंड। क्या? गंगईकोंड। और अपनी उसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कावेरी नदी के तट पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम। चलिए आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इनके वंश में एक शासक हुए हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है। ठीक, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक, अब आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जहां पर अक्सर क्या, हमेशा से ही जहां का शासन राजकुमार चलाते थे। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। मंडलम से छोटे कमिश्नरेट सिस्टम थे जिन्हें कोट्टम कहते थे। कोट्टम से छोटे जिला स्तर पर जो सिस्टम होता था उसे नाडु कहा जाता था। और एक नाडु कई सारे कुर्रमों में विभक्त होता था, कुर्रम गांवों का समूह होता था। ये सारी प्रक्रिया होती थी। और बड़े नगर, आगे जानने की जरूरत नहीं कि बड़े नगर या गांव जो है अलग कुर्रम भी बन जाते थे और उनको जो है तनियूर या तंकुरम भी कहते थे। लेकिन इन सब शब्दों में नहीं जानना, बहुत सारा कठिनाई हमारे लिए यहीं पर हो जा रहा है। ठीक, याद क्या रखेंगे? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय, उनकी राजधानी थी तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। स्थानीय स्वशासन की प्रथम जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक, परांतक इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, इनका साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को उस समय मंडलम कहा जाता था। मंडलम विभक्त था कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, और नाडु ढेर सारे कुर्रमों में विभक्त था, जिन्हें कुर्रम होते क्या थे? गांवों के समूह होते थे। स्थानीय स्वशासन हेतु 2 प्रकार की संस्थाएं हमें यहाँ उल्लिखित मिलती हैं इस अभिलेख में। एक संस्था है उर और एक संस्था है सभा या ग्राम सभा। उर होती थी नॉर्मल गांव जो होते हैं, उनमें एक संस्था होती थी उर, जैसे कि आज हमारे पास ग्राम पंचायत जैसी संस्था होती है। ठीक, गांव भी वार्डों में बटा होता है और एक सरपंच चुना जाता है प्लस वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उर नामक व्यवस्था थी, एक संस्था थी। ठीक, इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कार्य समिति को अड़ंगम या गणम कहते थे, लेकिन जानने की जरूरत नहीं है ये। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा जानने की जरूरत ये है क्योंकि इसके बारे में ढेर सारी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, सभा या ग्राम सभा ये ऐसे गांव होते थे जो जिनकी जमीन या तो ब्राह्मणों को दान दे दी गई है या ब्राह्मणों के लिए समर्पित है। ठीक, इन्हें ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन या गांवों को कहते थे अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि, ये प्रश्न भी एक बार आईएएस ने पूछा है कि अग्रहार भूमि क्या होती है। तो ब्राह्मणों को जो दान में दी गई थी जमीन उसे अग्रहार भूमि कहते हैं। ठीक, इसमें 30 सदस्य होते थे जो कि गांव के 30 वार्ड से चुन कर आते थे। ठीक, इन सदस्यों की विशेष योग्यताएं भी होती थी। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है। योग्यताएं कुछ इस प्रकार थी कि जैसे आयु कम से कम 35 से 70 साल होनी चाहिए, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यानी कि एक बेल, देखिए कितने 6 एकड़ की, यानी 1/4 बेल जमीन होनी चाहिए। ठीक, उसे वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। इस प्रकार से और भी सारी योग्यताएं थी, जैसे वो कभी चोरी में संलिप्त ना रहा हो, उसने कोई भ्रष्टाचार ना किया हो, इस प्रकार की चीजें होती थी। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कार्य समिति को वारियम कहते थे। ठीक, जैसे कि पंचायत में भी समितियां बनती हैं, संसद में भी समितियां बनती, संसदीय समितियां, उसी प्रकार यहां भी कार्य समिति के लिए समितियां बनती थी जिन्हें वारियम कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है वारियम शब्द, क्योंकि इससे ढेर सारे जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल आईएएस और पीसीएस में करते हैं उनको पता ही होगा कि कई सारे वारियम होते हैं, जैसे तोटवारियम, एरियारियम, पोनवारियम, पोचवारियम, संवत्सर वारियम, ऐसे करके सभाएं होती। जैसे तोडवारियम का काम होता था कि उद्यानों की देखभाल करना। ठीक, एरियावरियम का काम होता था कि तालाबों की देखरेख करना, तालाब खुदवाना, ये सारे काम। पोनवरियम का काम होता था कि जो मुद्रा विनियमन है, एक्चुअली पोन का मतलब होता है सोना,
ठीक, तो स्वर्ण का विनियमन या मुद्रा का जो विनियमन होता था कौन वारियम करती थी, ऐसे ढेर सारे काम समितियां करती थी। आपको जानना नहीं, बस ये जानिए कार्य समिति को क्या कहते थे, वारियम कहते थे। ठीक, आगे चलते हैं। भूमि माप की इकाई होती थी मा या बेल, ये तय कैसी होती थी, ठीक, भूमि इकाई ये राजा तय करता था मा या बेली, और एक बेली 6 एकड़ की होती थी, एक बेल 6 एकड़ की होती थी। यानी कि यहां पर जो मैंने बताया, इस सभा या इस सभा का सदस्य बनने के लिए 1/4 बेल की आवश्यकता थी। जमीन भी होनी चाहिए आपके पास, तभी बन पाएंगे। इस प्रकार से देखें तो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इसलिए इसे जानेंगे। 2-4-6 फैक्ट जो मैंने बताए हैं, ठीक, जो मैंने लिख रखे हैं, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, या हो सकता है ऊपर से ही प्रश्न बना ले कि प्राचीन भारत में सबसे व्यवस्थित स्थानीय स्वशासन किस शासन काल में दिखाई पड़ती है, तो वो चोल वंश का शासन काल है, ये याद रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक कहे जाते हैं विजयालय। ठीक, चोल काल को द्रविड़ क्या कहेंगे, द्रविड़ साहित्य व द्रविड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसमें तमिल भाषा का विकास सर्वाधिक रूप से हुआ है। यहाँ के राजा जो होते थे, थोड़ा सा मैं और जानकारी दे रहा हूं जितनी जरूरत नहीं, यहाँ के जो राजा होते थे शैव धर्म के पालक थे, कट्टर शैव होते थे, और दक्षिण भारत में अलवार व नयनार संतों की परंपरा ने वहां के साहित्य को खूब भरण पोषण किया, वहां के साहित्य को खूब बढ़ाया। आप लोगों ने नटराज की एक मूर्ति देखी होगी ना, नटराज, भगवान नटराज की, जिसमें भगवान शंकर जो है तांडव कर रहे हैं। ठीक, सबने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा नेट पर डालिए अभी तुरंत, और आपको गूगल पर नटराज की मूर्ति मिल जाएगी। वो चोलकालीन मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। उस मूर्ति में भगवान शंकर अपने 2 पैरों पर नृत्य कर रहे हैं और उनके 4 पैर हवा में हैं। एक तरफ बाएं हाथ में उनके शायद अग्नि है और दाहिने हाथ में डमरू है। अग्नि जहां विनाश का प्रतीक है, वहीं डमरू सृजन का प्रतीक है। एक हाथ उनका अभय की मुद्रा में कुछ इस प्रकार है, और एक हाथ पैरों की तरफ इशारा कर रहा है, जो बाहर की तरफ 4 हाथ हैं, तो बाहर की तरफ वाले जो हाथ है आगे की तरफ, एक हाथ पैरों की तरफ इशारा कर रहा है और एक हाथ अभय की मुद्रा में, यानी कि एक हाथ से अभयदान दिया जा रहा है, दूसरा हाथ भी पैर की तरफ है, जो कि बता रहा है मोक्ष का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और भगवान शंकर एक बालक के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा इस पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक बालक पर नृत्य कर रहे हैं जो कि कम बुद्धि या अज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार देखें तो चोलकालीन जो मूर्ति कला है, वो नटराज की मूर्ति में सबसे उत्कृष्ट रूप से उभर कर सामने आई है। तो हमने चोलकालीन स्थानीय स्वशासन पढ़ लिया। आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार इसके लिए शॉर्ट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आइए अब आगे चलते हुए हम देखते हैं स्वतंत्र भारत में कौन कौन सी समितियां गठित हुई जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और एक संवैधानिक पद्धति के रूप में उनका विकास करने हेतु तो सिफारिशें की हैं। तो पहली समिति हमारी बलवंत राय मेहता समिति, ग्रामोद्धार समिति। ठीक, इस नाम था इसका ग्रामोद्धार समिति, इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस समिति को आज जाना जाता है, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश की। हमने पहले ही बात कर ली थी कि पंचायत होता क्या है, वास्तव में प्रशासन का या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज संस्थाओं तक के विकास को दर्शाता है, यानी कि केंद्रीकृत शक्तियों को वितरित कर देना, बांट देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। और ये शक्तियां कहां तक, देखिए राज्य और केंद्र सरकार तो पहले से है, ऐसे में तीसरी संस्था का निर्माण करना और राज्य सरकार की कुछ पावर्स उन्हें दे देना। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके चैप्टर में है। ठीक, वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, और वर्तमान व्यवस्था या वर्तमान संरचना पंचायती राज की इसी सिफारिश पर आधारित है। इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं का जनक या शिल्पी कहा जाता है। यही प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलिए,
इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1959 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज योजना का उद्घाटन किया। यह भी रट्टा मारेंगे, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर जिला, और प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, इसके बाद इस योजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया अपने यहाँ? ये तो जिला है ना राजस्थान का, और राज्य कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। ये भी रटेंगे। आगे देखिए, दूसरी समिति जो बनी, ये पूरी लागू नहीं हो, मतलब एक प्रकार से संवैधानिकरण इसका नहीं हो पाया। हालांकि बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद अशोक मेहता समिति गठित हुई 1977 में, और ध्यान दीजिए 1977 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार। 1975 में इमरजेंसी लग चुकी है, उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हैं और जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। तो जनता पार्टी द्वारा गठित होती है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, ये रट्टा मारेंगे, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की अनुशंसा की। और याद कैसे करेंगे यार? देखिए, बलवंत राय मेहता में 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता में 2 शब्द है तो 2 स्तरीय। ठीक, ऐसे याद कर लेना है। तो इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। तो देखिए, लगातार जितनी भी समितियां गठित होंगी, सारी की सारी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रही थी। अगला देखिए, तीसरे नंबर की समिति आती है जीवीके राव समिति। ये योजना आयोग ने गठित की थी, इसने भी अपनी सिफारिशें दी। फिर 1986 में एलएम सिंघवी समिति की गठन हुआ, और राजीव गांधी की सरकार ने पंचायतों के संवैधानिकरण हेतु 64वें संविधान संशोधन को लोकसभा से पारित कराया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह विधेयक गिर गया। परिणामतः विधेयक लैप्स हो गया। हम पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे विधेयक लैप्स कैसे होते हैं या व्यपगत कैसे होते हैं। अगला देखिए, 5वां नंबर, थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। उसी के पश्चात ये भी कांग्रेस ने ही गठित की थी। फिर यह संसद की सलाहकार समिति की एक समिति थी। और 6ठे नंबर की गाडगिल समिति, ये भी कांग्रेस ने गठित की थी 1988 में। इस प्रकार देखिए, तो ढेर सारी समितियां गठित हुई हैं। इन समितियों से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, मैं प्रश्न बोलता जाता हूं, आप सुनते जाइए। पहला प्रश्न, वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के जनक या शिल्पी कौन है? बलवंत राय मेहता। भारत में गठित की गई पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात कही है? तो त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय। प्रथम पंचायती राज प्रणाली का या योजना का उद्घाटन कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में। फिर द्विस्तरीय पंचायती राज यानी 2 स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रस्तुति किसने की? अशोक मेहता समिति ने की। ठीक, अगला, फिर यहां से जो जितने भी ये 3, 4, 5, 6 बने हुए हैं समितियां, यहां से क्वेश्चन अंदर जाके नहीं पूछता। आपको जानना क्या है? केवल इन समितियों का क्रम रट्टा मारेंगे। इन समितियों का क्रम रट्टा मारेंगे। ये आपको क्रम लगाने के लिए भी दे सकता है या मिलान के लिए भी, गठन के क्रम का मिलान के लिए भी दे सकता है। इसलिए इनको रटेंगे। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आखिरी में मैंने नोट लिख दिया है कि गांवों के विकास के लिए, चूंकि महात्मा गांधी ने लगातार उसकी बात की है ग्रामों के विकास की, ऐसे में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू स्वयं को साम्यवादी कहते हैं, ठीक, बाद में वो समाजवादी स्वयं को कहने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के उत्तराधिकारी ही तो हैं। तो ऐसे में गांवों के विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952, डेट याद करेंगे, यही पूछी जाती है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक, तो ये हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा आज शुरू होता है, और शुरू होता कह रहे हैं, खत्म हो रहा है यहां पर। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, एक प्रकार से चैप्टर यहां पर थोड़ा सा अल्प विराम लेता है। इसी के पश्चात हम भारत में संवैधानिक पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिकता की बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन हमारा अब शुरू होगा। तो देखिए, ढेर सारे फैक्ट हमने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से पहले ही पढ़ लिए। अब स्थापना होगी तो उसके फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक,
एकदम छोटा सा पढ़ के नहीं निकलेंगे, यहीं से सारा प्रश्न बनेगा, कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहां से आने वाला है, इसलिए एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए। तो यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, टाइम का मतलब काफी लंबा वीडियो बन गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक, और देखते रहे, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरह लगातार डेली अपडेट करते रहेंगे, डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।